नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विचार की जिसने कला की दुनिया में तहलका मचा दिया था। कला, कला के लिए। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने कला को देखने का, उसे समझने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए ऐसी बहस की गहराई में उतरते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। कला का मकसद क्या है भाई? क्या उसका काम है हमें कोई सीख देना, कोई उपदेश देना, या फिर क्या वो बाजार में बिकने वाला बस एक सामान है, या फिर कुछ और ही? क्या कला सिर्फ कला के लिए है? तो इस पूरे आइडिया को अच्छी तरह समझने के लिए हम देखेंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे की सोच क्या थी, लोगों ने इसकी आलोचना क्यों की, और हाँ, आज इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक या कला कला के लिए का विचार आने से पहले दुनिया कैसी थी। देखिए, सदियों से कला से एक ही उम्मीद थी कि वो किसी बड़े मकसद को पूरा करेगी। अगर हम पुराने समय में झांकें, मतलब प्राचीन ग्रीस से लेकर रेनेसां तक, तो कला का एक सीधा साधा काम था, या तो नैतिक शिक्षा देना या फिर धार्मिक। प्लेटो जैसे दार्शनिक तो मानते थे कि कला को समाज के आदर्शों की रक्षा करनी चाहिए, और हॉरिस जैसे रोमन विचारक कहते थे कि कला को सिखाना भी चाहिए और मजा भी देना चाहिए। तो मतलब एक लंबी परंपरा थी जिसने कला पर यह जिम्मेदारी डाल दी थी कि उसे यूजफुल होना पड़ेगा, समाज के नियम कायदों को मजबूत करना होगा, और हाँ, हमेशा कोई ना कोई सीख देनी होगी। एक ऐसी दुनिया बन गई थी जहां कला की खूबसूरती को नैतिकता और फायदे के तराजू पर तौला जाता था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलने वाला था। इन बंधनों के खिलाफ एक बहुत जोरदार आवाज उठ रही थी, एक बगावत। और इसी बगावत से जन्म हुआ कला कला के लिए के सिद्धांत का। और ये लड़ाई एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। पहली लड़ाई थी पुरानी सोच के खिलाफ, उस रूढ़िवाद के खिलाफ जो कहता था कि कला का काम है सिखाना, उपदेश देना। नए विचारकों ने साफ कहा, जी नहीं, कला आजाद है और उसका एक ही मकसद है, खूबसूरती। और दूसरी लड़ाई थी एक बिल्कुल नए दुश्मन से। वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब उपयोगितावाद। ये एक ऐसा दौर था जो हर चीज पर एक प्राइस टैग लगा देना चाहता था, यहां तक कि कला पर भी। इसे समझने के लिए इकोनॉमिक्स का एक बड़ा मजेदार नियम है, ग्रेशम का नियम। यह कहता है कि बुरे सिक्के अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। सोचिए, ठीक यही बात कला की दुनिया में हो रही थी। जो बाजारू कला थी वो सच्ची कलात्मकता की कीमत को कम कर रही थी, उसे चलन से बाहर करने का खतरा पैदा कर रही थी। फ्रांस के मशहूर कवि थे बॉडलेयर। उनके जैसे कई कलाकारों को लगने लगा कि ये जो नया दौर है, ये पूंजीवाद, ये कला को सिर्फ एक और प्रोडक्ट बना रहा है, बस एक बिकाऊ माल। उन्हें डर था कि कहीं कला अपनी असल पहचान, अपनी आत्मा ही न खो दे और बस बाजार की शर्तों पर नाचने को मजबूर न हो जाए। तो इस दोहरी मार का जवाब क्या था? कलाकारों और विचारकों ने एक नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा, कला की पूरी आजादी, उसकी अपनी ऑटोनॉमी। और इस नई दुनिया का जो सेंट्रल आइडिया था वो था सौंदर्यानुभूति। मतलब किसी कलाकृति को देखकर जो एक प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस मिलता है, बस वही। सोचकर देखिए, जब हम कोई कमाल की पेंटिंग देखते हैं और बस उसके रंगों में, उसकी बनावट में खो जाते हैं, वही है सौंदर्यानुभूति। हम ये नहीं सोच रहे होते कि इसका मतलब क्या है या ये हमारे किस काम आएगी, बस वो पल, वो अनुभव। तो लॉजिक बहुत सीधा था पर था बड़ा क्रांतिकारी। स्टेप 1, कला का मकसद है खूबसूरती। स्टेप 2, खूबसूरती को किसी और वजह की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूरी है। तो फिर स्टेप 3, इसका मतलब कला का मकसद खुद कला ही है। और इस आइडिया को फिलोसॉफिकल सपोर्ट मिला बड़े बड़े विचारकों से। जर्मनी के इमैनुअल कांट ने कहा कि कला का पर्पसलेस पर्पसफुलनेस होता है, मतलब उसका कोई बाहरी मकसद नहीं है, फिर भी वो मकसद से भरी है। फ्रांस के थियोफिल गोथिये ने तो वो मशहूर फ्रेज ही दे दिया, ला पोर ला, यानी कला कला के लिए। और अमेरिका में एडगर एलन पो ने उपदेश देने वाली कविता को सिरे से खारिज कर दिया। कवि भी पीछे नहीं थे। पर्सी शेली जैसे कवियों ने तो साफ साफ कह दिया, मुझे उपदेश देने वाली कविता से नफरत है। वो अपनी कविताओं को इस बोझ से आजाद करना चाहते थे कि उन्हें हमेशा कुछ सिखाना ही पड़ेगा। कविता का काम बस कविता होना है, लेक्चर देना नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस सिद्धांत के हिसाब से कला अपनी एक अलग दुनिया बनाती है, और उसे जज करने के पैमाने भी उसके अपने होते हैं। समाज पर उसका क्या असर हो रहा है या वो क्या संदेश दे रही है, ये सब बातें बाद में आती हैं। पहले देखा जाता है उसका फॉर्म, उसकी रिदम, उसकी हार्मनी, यानी उसकी अपनी कलात्मक खूबियां। लेकिन सवाल ये था कि क्या कला सच में इतनी अलग थलग रह सकती है? क्या वो एक द्वीप की तरह है जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं? जाहिर है जल्द ही इस विचार की आलोचना भी शुरू हो गई और इसकी कमियों पर बात होने लगी। आलोचकों ने 3 बड़ी बातें कहीं। पहली, कि ये सिद्धांत इतिहास को नजरअंदाज करता है।
हर कला अपने समय और समाज की उपज होती है। दूसरी कि इससे फॉर्मलिज्म यानी रूपवाद का खतरा बढ़ जाता है। मतलब कला बस तकनीक और स्टाइल का खेल बनकर रह जाए और उसमें से भावना और अर्थ गायब हो जाएं। और तीसरी और सबसे अहम बात कि ये कला को इंसान के अनुभवों से ही काट देता है, जबकि कला तो जन्म ही वहीं से लेती है। इस कनेक्शन को समझाने के लिए आलोचक अर्नोल्ड हाउजर ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कला एक घर की खिड़की की तरह है। अब हो सकता है कि खिड़की के फ्रेम पर नक्काशी बहुत सुंदर हो, लेकिन खिड़की का असल काम तो बाहर की दुनिया दिखाना है ना। ठीक वैसे ही कला कितनी भी खूबसूरत हो, आखिरकार वो हमें दुनिया को देखने और समझने का एक नजरिया ही तो देती है। तो फिर आखिर में हम इस सिद्धांत के बारे में क्या सोचें? क्या ये सही था या गलत? इसकी असली कीमत समझने के लिए हमें इसे इसके अपने समय में, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना होगा। देखिए, कला के लिए शायद कोई परफेक्ट या हमेशा लागू होने वाला सच न हो, लेकिन ये अपने समय का एक जरूरी और प्रोग्रेसिव कदम था। ये कला की आज़ादी के लिए एक जरूरी डिफेंस था। इसने कला को दो बड़े खतरों से बचाया जो उस वक्त उसके सामने खड़े थे। एक तरफ सदियों पुराना उपदेशवाद जो कहता था सिखाओ, और दूसरी तरफ बाजार का दबाव जो कहता था बिक जाओ। इस सिद्धांत ने इन दोनों के बीच कला को सांस लेने की जगह दी। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के ज़माने में जब कला एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां फिल्में बॉक्स ऑफिस के लिए, संगीत स्ट्रीमिंग नंबर्स के लिए और पेंटिंग्स नीलामी के लिए बनती हैं, क्या ऐसे में कला के लिए का ये विचार पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया है? सोचने वाली बात है। कला की दुनिया में ना एक सवाल सदियों से गूंज रहा है, एक ऐसा आइडिया जिसने क्रिएटिविटी की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। क्या कला का मकसद सिर्फ सुंदर होना है, या फिर उसका कोई और इससे भी बड़ा मकसद है? आज हम इसी जबरदस्त बहस की कहानी को समझेंगे। कला के लिए। वो दहाड़ सब पहचानते हैं, है ना? एक अंधेरे हॉल में बड़े पर्दे पर एक शेर गरजता है, और ये आवाज जैसे एक वादा करती है कि कुछ कमाल का, कुछ शानदार होने वाला है। लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया है कि उस शेर के चारों ओर जो लैटिन में लिखा है उसका मतलब क्या है? वो शब्द हैं आर्स ग्राटिया आर्टिस। ये मेट्रो गोल्डविन मेयर यानी एमजीएम का मोटो है, और लैटिन में इसका सीधा सा मतलब है कला सिर्फ कला के वास्ते। पर यह महज एक टैगलाइन नहीं है, ये एक पूरे आंदोलन, एक पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तो कला सिर्फ कला के लिए, इस आइडिया का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सच्ची कला आज़ाद है, उसे किसी मकसद की ज़रूरत नहीं है। ना उसे कोई नैतिक पाठ पढ़ाना है, ना समाज सुधारना है, और ना ही किसी और तरह से काम आना है। कला का सिर्फ एक ही और सबसे बड़ा मकसद है, खुद कला होना, बस। ये सोच अपने आप में एक क्रांति थी, और इसका जन्म हुआ 19वीं सदी के फ्रांस में। ये वो दौर था जब कला को अक्सर नैतिकता या धर्म का प्रचार करने का एक औजार माना जाता था। और तभी कुछ बागी सोच वालों ने एक नए पंथ की शुरुआत की, विशुद्ध सौंदर्य का पंथ। तो ये सब शुरू हुआ 19वीं सदी के पेरिस के कैफे और सैलून्स में, एक छोटी सी सुगबुगाहट की तरह। फिर 1830 के दशक में थियोफिल गॉटियर नाम के एक लेखक ने इसे मजबूत शब्द दिए, एक आवाज दी, और देखते ही देखते सदी के आखिर तक ये आइडिया फ्रांस से निकलकर इंग्लैंड पहुंच गया, और वॉल्टर पेटर जैसे विचारकों की लीडरशिप में एक पूरे मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट की बुनियाद बन गया। और अंग्रेजी दुनिया में इस आइडिया को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाया तो वो थे वॉल्टर पीटर। वो इस मूवमेंट के सबसे बड़े हिमायती थे, और उनके विचार आज भी उतने ही दिलचस्प हैं जितने उस वक्त थे। तो वॉल्टर पेटर का मानना क्या था? देखिए, वो कहते थे कि कला और असल जिंदगी ये दो अलग अलग दुनिया हैं। कला का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, उसे कोई सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं। बल्कि वो तो एक कदम आगे बढ़कर कहते थे कि हमें अपनी जिंदगी को ही एक कला की तरह जीना चाहिए, हर पल को, हर एहसास को पूरी शिद्दत से महसूस करना। बस यही जिंदगी का असली मकसद है। इस पूरी फिलॉसफी को शायद सबसे बेबाकी से पेटर के ही एक फॉलोअर ऑस्कर वाइल्ड ने दुनिया के सामने रखा। अपनी क्लासिक किताब द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की भूमिका में उन्होंने लिखा, कोई किताब नैतिक या अनैतिक नहीं होती, किताबें या तो अच्छी लिखी होती हैं या बुरी, बस इतना ही। एक तरह से ये इस पूरे मूवमेंट का मैनिफेस्टो था। लेकिन जाहिर है हर कोई इस सोच से सहमत नहीं हो सकता था। इस विचार ने कला की दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी, एक ऐसी लड़ाई जो आज तक नहीं थमी है कि आखिर कला का असली मकसद है क्या। तो ये बहस दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे वॉल्टर पेटर और उनकी तरह सोचने वाले, जिनका मानना था कि कला का एक ही मकसद है, खूबसूरती बनाना और उसका आनंद लेना। और दूसरी तरफ थे मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे आलोचक और कई भारतीय विचारक भी,
जिनका कहना था कि नहीं, कला की एक जिम्मेदारी है। कला को इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। इस दूसरी सोच का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं मिले जो महात्मा गांधी के इस कथन में है। उनका मानना था कि कला वो है जो जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आए, यानी कला जीवन के लिए। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी। ये इस बुनियादी सवाल पर दो नजरियों का टकराव था कि हम इंसान कुछ बनाते क्यों हैं, हमारी क्रिएटिविटी का आखिर मकसद क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कला के लिए का ये इतना ताकतवर आंदोलन आखिरकार कमजोर क्यों पड़ गया? क्या हुआ इस सौंदर्य के पंथ का? इसके पतन के पीछे कुछ बहुत ठोस वजहें थीं। इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, ये कि ये आंदोलन इंग्लैंड के प्रैक्टिकल और नैतिकतावादी मिजाज से ज्यादा मेल नहीं खाता था। दूसरी, ऑस्कर वाइल्ड जैसे इसके कुछ बड़े चेहरों से जुड़े स्कैंडल्स ने इसकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी वजह थी पहले विश्व युद्ध की क्रूर सच्चाई। और फिर आया साल 1914। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब पूरी दुनिया इंसानी तबाही की आग में जल रही थी, लाखों लोग मर रहे थे, तब सिर्फ सुंदरता और अनुभूति की बातें बहुत खोखली और बेमानी लगने लगीं। हकीकत की एक जोरदार चोट ने इस खूबसूरत ख्वाब को जैसे तोड़कर रख दिया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये आंदोलन और इसकी सोच पूरी तरह से खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मूवमेंट भले ही इतिहास बन गया हो, लेकिन उसने जो सवाल उठाए थे वो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। असल में ये तनाव कभी गया ही नहीं। आज भी हम सोचते हैं, क्या एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का काम सिर्फ एंटरटेन करना है या उसे कोई सोशल मैसेज भी देना चाहिए? क्या एक गाने को सिर्फ सुनने में अच्छा होना चाहिए या उसे किसी मुद्दे पर आवाज भी उठानी चाहिए? ये बहस आज भी हमारी क्रिएटिविटी को लगातार आकार दे रही है। तो ये सब हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या कला को अपने होने के अलावा किसी और मकसद की जरूरत है भी? मतलब हम कला से चाहते क्या हैं? क्या वो हमारा मनोरंजन करे, कोई नैतिक सबक सिखाए, समाज में बदलाव लाने का एक हथियार बने, या फिर सिर्फ सुंदर हो और दिल को सुकून दे? तो आखिर में बस एक सवाल, अपनी सबसे पसंदीदा कला के बारे में सोचिए। कोई फिल्म हो, कोई गाना हो, कोई पेंटिंग, उसकी असली कीमत क्या है? क्या वो बस इसलिए कीमती है क्योंकि वो खूबसूरत है, या उसकी ताकत उसके मैसेज में है, या वजह कुछ और ही है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग है।